नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। देश की राजनीति में एक बड़ा ही अनुपम रिकॉर्ड दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक इलेक्टेड निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मामले में जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। मोदी अब 4,399 दिन बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री पूरे कर चुके हैं। देखते हैं मोदी सरकार के 12 साल और इन 12 बड़े फैसलों को जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि को प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय दिया। सबसे ज्यादा दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी आज 4,399 दिन पूरे कर चुके हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू 4,398 दिनों तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री रहे। 12 साल के कई बड़े कदम। पहला बड़ा कदम था जन धन योजना, जिसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना ने गांव और गरीब परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई। साल 2016 में नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। समर्थकों ने इसे सुधार बताया, जबकि आलोचकों ने इसके प्रभाव पर सवाल उठाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने मोदी सरकार की छवि मजबूत की। वहीं अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर इतिहास का राजनीतिक बदलाव माना गया। सामाजिक और कानूनी सुधारों में 3 तलाक कानून, नागरिकता संशोधन अभियान और नई शिक्षा नीति जैसे कदम भी अहम हैं। हालांकि इन पर राजनीतिक बहस आज तक जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट विस्तार और डिजिटल इंडिया अभियान ने देश की तस्वीर बदली। वहीं कोविड महामारी के दौरान वैक्सीनेशन अभियान और डिजिटल सेवाएं भी चर्चा में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका बड़ी उपलब्धि है। अब सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड समर्थकों के लिए उपलब्धियों का दौर, तो आलोचकों के लिए कई फैसले बहस का विषय। लेकिन तय है कि नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय राजनीति के बेहद प्रभावशाली असरदार प्रधानमंत्रियों में दर्ज हो चुका है। हमारे तरफ से डीए न्यूज़ प्लस की ओर से, हमारे एमडी अरुण भद्रा की ओर से, शकील साजिद और पूरे परिवार की ओर से उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक उपलब्धि पे बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने किसानों, बिजली क्षेत्र और खनिज कारोबार को लेकर कई बड़े फैसले। सबसे बड़ा फैसला फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का, जिसके तहत अब धान के साथ दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। सीएम साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला। सरकार ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी। अब धान के साथ साथ या धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे फसल विविधीकरण बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर होगा। धान पर अत्यधिक निर्भरता कम कर वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय दक्षता मजबूत होगी। खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम निर्णय। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य। साथ ही खनिजों की मात्रा और ग्रेड निर्धारण के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था लागू। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चना खरीद को मंजूरी दी। इससे पात्र हितग्राहियों को चना वितरण बिना बाधा के जारी रखा जा सकेगा। ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को टिकाऊ बनाने और खनिज कारोबार में पारदर्शिता लाने, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में शायद सरकार के महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को प्रति एकड़ 15,000 की सहायता, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ, खनिज परिवहन में हाईटेक निगरानी
साय कैबिनेट के फैसले आने वाले वक्त में प्रदेश की कृषि और अर्थव्यवस्था की दिशा मजबूत करेंगे। एक बड़ी शानदार खबर जो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव और कामयाबी जहां भारत की ताकत बन रही है, वहीं इसके साथ एक नया खतरा भी सामने आ रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप में। सिंगापुर में भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर नफरती और भड़काऊ पोस्ट फैलाने की कोशिश की गई है, जिसे सरकार ने तुरंत ब्लॉक कर दिया है। नफरती और भड़काऊ पोस्ट फैलाने में आजकल हर देश, दुनिया का हर मुल्क इसमें लगा हुआ है और इससे हमारा मुल्क भी बेहद परेशान है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, शिक्षा और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भारतीय मुल्क के लोग बड़ी कामयाबी हासिल किए, लेकिन इसी सफलता के साथ नफरत और दुष्प्रचार का नया दौर। ताज़ा मामला सिंगापुर, जहां सोशल मीडिया पर 14 भड़काऊ पोस्ट वायरल। इन पोस्टों में दावा किया है कि भारतीयों के बढ़ते असर से सिंगापुर पहचान खो रहा है। सिंगापुर सरकार ने तत्काल इसे सामाजिक सौहार्द पर हमला बताते हुए तुरंत कार्रवाई की और कंटेंट को ब्लॉक किया। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम अक्सर डर, नफरत और सनसनी फैलाने वाले कंटेंट को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ झूठी या भ्रामक बातें तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। ये समस्या सिर्फ सिंगापुर तक सीमित नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये समस्या जो है भ्रामक प्रचार की, इस तरह के दुष्प्रचार की, ये लगातार फैल रही है। अमेरिका में नौकरी, प्रतिस्पर्धा और टेक सेक्टर में भारतीयों की मजबूत मौजूदगी कई बार भारतीयों को निशाना बनाने की वजह बनती। वहीं ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ साजिश और भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। कनाडा में भी भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हेट स्पीच और नस्लीय टिप्पणियों में बढ़ोतरी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनलाइन नस्ली घृणा और दुष्प्रचार को रोकने के लिए सरकार पर दबाव है। सिंगापुर ने चुनौती से निपटने के लिए ऑनलाइन क्रिमिनल हॉम्स एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए, जिसके तहत नफरत फैलाने वाली सामग्री को तेजी से हटाया जाए और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में फैक्ट नैरेटिव और ऑनलाइन नफरत से लड़ने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि जागरूकता और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग की जरूरत है। भारतीय आज दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन कामयाबी के साथ ऑनलाइन नफरत और दुष्प्रचार की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। क्या दुनिया डिजिटल नफरत पर लगाम लगाने के लिए सिंगापुर जैसे सख्त मॉडल अपनाएगी और हर मुल्क को दुनिया के इस सख्त मॉडल की जरूरत है। छब्बीस 11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान देश दहशत में था। तब अस्पतालों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने में जुटे थे। उन्हीं अनसुने नायकों की कहानी लेकर आ रही है अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म भारत भाग्य विधाता। नर्सों, वार्ड बॉयज और स्वास्थ्य कर्मियों के साहस के बड़े पर्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर हार में जारी किया, जिसे दर्शकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। फिल्म की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, ऐसा बताया जाता है, और उन स्वास्थ्य कर्मियों की बहादुरी को सामने लाती जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। फिल्म में कंगना एक स्टाफ नर्स की भूमिका में एक ऐसी महिला जो सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल है, जिनका योगदान अक्सर सर्दियों से दूर रह जाता है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि राजधानी रायपुर में आयोजित प्री लॉन्च स्क्रीनिंग के दौरान कंगना ने नर्सों की यूनिफॉर्म को लेकर भी राय रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा यूनिफॉर्म में ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना का प्रभाव दिखता है और भविष्य में नर्सों की पसंद के अनुसार इसमें भारतीय रंग रूप के बदलाव किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संकट की हर घड़ी में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जो साहस और सेवा दी है, देश कभी उसे भूलता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26/11 हमले के दौरान अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने असाधारण साहस, हौसले का परिचय दे सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल सकी जिसके वे वास्तविक हकदार थे। भारत भाग्य विधाता एक फिल्म नहीं, बल्कि अनसुने नायकों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मानवता को सबसे ऊपर रखा। पर्दे पे अक्सर पुलिस, सेना और बड़े नायकों की कहानी होती है,
लेकिन कहानी ये उन सफ़ेद कोट वाले योद्धाओं की है जिन्हें हम अक्सर भगवान का दर्जा देते आए हैं। अब देखना है कि भाग्य भारत विधाता दर्शकों के दिलों को कितना छू पाती है। मिडिल ईस्ट के युद्ध का तनाव अब सर्राफा बाजार पर दिखने लगा है। सोना और चांदी जिन्हें मुश्किल वक्त का सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, बुरी गिरावट का सामना कर रहे हैं। चांदी सिर्फ 10 दिनों में 27,000 रुपये तक सस्ती हो गई है, जबकि सोने में भी बड़ी गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना 4,090 रुपये टूट कर 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत में भारी गिरावट, 1 किलो चांदी 9,658 रुपये सस्ती होकर 2,36,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई। खास बात कि सिर्फ 10 दिनों में चांदी करीब 27,000 रुपये तक टूट चुकी है। अगर साल की शुरुआत से तुलना करें तो तस्वीर और चौंकाने वाली। जनवरी में चांदी 3,86,000 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी। अब यह अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 1.5 लाख रुपये नीचे है। सोने की कीमतों में भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। जनवरी में सोना 1,76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। अब यह करीब 28,000 रुपये सस्ता हो चुका है। आमतौर पर युद्ध या वैश्विक तनाव के वक्त निवेशक सोने चांदी की ओर भागते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती है। इस बार हालात अलग है। विशेषज्ञों की माने तो निवेशक अनिश्चित माहौल में जोखिम कम करने के लिए सोना चांदी बेचकर नकदी यानी कैश जमा कर रहे हैं। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि निवेशकों की प्राथमिकता फिलहाल लिक्विडिटी बनाए रखने की। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश की कीमती धातुओं में भी बिकवाली बढ़ गई है। वैश्विक हालात सामान्य होने के बाद सोने और चांदी में फिर तेजी आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी के बजाय बाजार की दिशा पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी जाती है। सवाल यह है कि क्या यह खरीदारी का मौका है सोना चांदी का, या फिर बाजार में अभी और गिरावट आनी बाकी है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।